गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की एक और कहानी पढ़ाने जा रही हूँ जो कि गद्य खंड से लिया गया है और ये चैप्टर 11 है। इसका नाम है बाल गोविंद भगत। इसका नाम है बाल गोविंद भगत और इस पद के लेखक हैं, कहानीकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जिन्हें की कलम का जादूगर माना जाता है। हिंदी साहित्य में जिन्हें कलम के जादूगर नामक संज्ञा से संबोधित किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में रामवृक्ष बेनीपुरी की प्रतिभा या तो कहो जो रचनाएं हैं बिल्कुल ही अद्भुत है। इनकी ज्यादातर रचनाएं ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। अपनी रचनाओं में इन्होंने ग्रामीण परिवेश का जो सजीव और सटीक चित्रण प्रस्तुत किया है वह बहुत ही काबिले तारीफ है और इनके पाठकों के लिए इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा वरदान है। आज हम इनकी एक रचना पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी हमारे बिहार राज्य के ही हैं और उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के थे वो और 1899 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1968 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद रामवृक्ष बेनीपुरी ने देखा कि हमारा देश किस प्रकार से गुलामी में तड़प रहा है। तब वे स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए 1920 में इन्होंने लगातार अपना योगदान दिया और वे कई बार ये जेल भी गए। इस प्रकार से ये एक सच्चे देशभक्त भी थे, एक सच्चे लेखक भी थे और एक प्रखर संपादक भी थे। आज इनकी एक रचना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है, बाल गोविंद भगत, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर को हम आज पढ़ने वाले हैं, यह एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो कि उच्च कोटि का सन्यासी रहते हुए भी यह व्यक्ति एक गृहस्थ है। या तो ऐसा कह सकते हैं कि गृहस्थ रहते हुए भी यह इनका विचार बिल्कुल एक सच्चे सन्यासी की तरह है, उच्च कोटि के सन्यासी की तरह है। तो आइए हम लोग बाल गोविंद भगत के बारे में पढ़ें। बाल गोविंद भगत विलक्षण चरित्र है उनका जो चरित्र है बिल्कुल ही अलग है। समाज के और भी जितने व्यक्ति हैं उनके चरित्र से इनका चरित्र है जो बिल्कुल ही अलग है। ये मनुष्यता के प्रतीक हैं। उनका जो चरित्र है लोक संस्कृति का प्रतीक है और ग्रामीण परिवेश में लोगों में जो लोक संस्कृति की भावना होती है उसके ये प्रतीक है। किस प्रकार से इन्होंने ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को अपने गुणों से मंत्रमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित किया था। आज हम इन्हीं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो कि मंझोले कद के व्यक्ति हैं। बाल गोविंद भगत जो कि मंझोले कद के व्यक्ति हैं। इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। 60 साल से ऊपर उम्र रहने के कारण इनकी दाढ़ी पक चुकी है। ये ज्यादा लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो दाढ़ी की ज्वलता है उनके चेहरे पर हमेशा प्रकट होती थी। ये गोरे वर्ण के हैं, बिल्कुल गोरे हैं। गोरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी हमेशा इनके चेहरे को एक अजीब तरह का उज्ज्वलता प्रदान करता। वे बिल्कुल सन्यासी प्रकृति के हैं।
वे ज्यादा वस्त्र नहीं पहनते हैं, कमर में बस एक लंगोटी, कान में, माथे पर, सर पर एक कनफट्टी टोपी, जो कि ज्यादातर कबीरपंथी लोग पहनते हैं। और जाड़ा के दिन अगर आता, जाड़ा के दिन में ठंड से बचने के लिए अपने बदन पर एक काली कमली रखा करते, बस इससे ज्यादा उनको पोशाक की आवश्यकता नहीं थी। मैंने पहले ही कहा कि बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ रहते हुए भी बिल्कुल सन्यासियों की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके सर पर हमेशा एक चंदन का टीका रहता, लंबा सा, और गले में हमेशा एक तुलसी माला पहने रहते। यह एक रेखा चित्र भी है, यह कहानी बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र भी है। अतः हम इनके व्यक्तित्व को पहले अच्छे से समझेंगे। बाल गोविंद भगत की उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। सफेद दाढ़ी हमेशा उनके चेहरे पर रहता, बिल्कुल गोरे वर्ण के थे, कमर में एक लंगोट पहनते थे, सर पे एक कनफट्टी टोपी पहनते थे, गले में एक तुलसी की माला पहनकर रखते थे, हमेशा सर पर, ललाट पर हमेशा चंदन का एक टीका लगाते थे। ठंड का दिन आता तो ठंड से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा वे एक काली कमली का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से देख रहे हैं कि उनका जो रहन सहन है, उनका जो पोशाक है, बिल्कुल एक सन्यासियों की तरह है। और उनके पोशाक से, उनके रहन सहन से आप लोग ये नहीं समझिए कि बाल गोविंद भगत एक साधु थे। बाल गोविंद भगत एक साधु नहीं थे। बाल गोविंद भगत एक साधु नहीं थे। कोई व्यक्ति साधु है या नहीं, कोई व्यक्ति साधु है या नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हम उनके पोशाकों को नहीं देखेंगे, हम उनके पोशाकों को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके मानवीय सरोकारों को देखेंगे कि उनका मानवीय स्वभाव कैसा है, दूसरे के साथ उनका व्यवहार कैसा है। व्यवहार से मनुष्य के जो आंतरिक गुण पाए जाते हैं, उसके द्वारा हम किसी के साधु होने का प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं। तो वैसे तो बाल गोविंद भगत अपने पोशाक से बिल्कुल ही साधु दिखते थे, ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल ही उच्च कोटि के सन्यासी थे, लेकिन वे एक सन्यासी नहीं है, वे एक सन्यासी नहीं है, वे एक दिल से एक सन्यासी हैं, वे स्वभाव से एक सन्यासी हैं, वे आत्मा से एक सन्यासी हैं। लेकिन वास्तविक में बाल गोविंद भगत एक सच्चे गृहस्थ हैं। बाल गोविंद भगत एक सच्चे पक्के गृहस्थ हैं। उनका एक परिवार है, बाल गोविंद भगत का एक अपना परिवार है, जिसके साथ वे सुखी सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की पत्नी को तो मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि यह घटना रामवृक्ष बेनीपुरी की आंखों देखी घटना है। रामवृक्ष बेनीपुरी ने इस घटना को, बाल गोविंद भगत को अपनी आंखों से देखा और उनका वर्णन किया। तो इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि मैंने कभी बाल गोविंद भगत की पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन उनका एक परिवार था, उनका एक बेटा था, एक बहू थी और उनके पास खेत भी थे। उनका एक अपना मकान था जो कि बिल्कुल ही साफ सुथरा रहा करता था। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत स्वभाव से भले ही सच्चे साधु है, आत्मा से भले ही एक सच्चे साधु हैं, लेकिन वास्तव में वह एक पक्के गृहस्थ हैं। वे कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में अनाज उपजाते, कड़ी मेहनत करके अपने खेतों में अनाज उपजाते और दिन रात परिश्रम में लगे रहते। आराम करना तो वे जानते ही नहीं थे। जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण को, जीवन के प्रत्येक समय के पल पल को वो अच्छी तरह से समझते थे और उनका सदुपयोग करते थे। बाल गोविंद भगत कविपंथी थे। बाल गोविंद भगत सच्चे कविपंथी थे। जैसा कि मैंने कहा, वे अपने कानों में एक कनफट्टी टोपी पहना करते थे और कनफट्टी टोपी कविपंथी लोग ही पहना करते हैं।
कनफटी टोपी ज्यादातर कबीरपंथी लोग ही पहना करते थे। बाल गोविंद भगत पक्के कबीरपंथी थे। कबीर के विचारों उपदेशों को उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल ही साकार रूप में उतार रखा था और उनके उपदेशों पर ही उनका जीवन चलता था और उन्होंने कबीर के उपदेशों को अपने जीवन में बिल्कुल ही अच्छी तरह से समाहित कर लिया था। बहुत परिश्रम करने के बाद, संघर्ष करने के बाद उनके खेत में जो भी अनाज उपजता वो सीधे उसे लेकर कबीर मठ की ओर चले जाते और सारे अनाज को कबीर मठ को दान कर देते। फिर कबीर मठ की ओर से प्रसाद के रूप में जो इन्हें अनाज मिलता उसे वो अपने पास लाते और उसी से उनका जीवन का निर्वाह होता। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत एक पक्के कबीरपंथी हैं और कबीर के उपदेशों को अपने जीवन में उन्होंने बिल्कुल साकार रूप में उतार लिया है और उन्हीं के बताए गए रास्तों पर उनकी जिंदगी चल रही है। इन सब के अलावा बाल गोविंद भगत अलौकिक संगीत के गायक थे। उनके स्वर इतने सुंदर होते थे, गाने के स्वर इतने सुंदर होते थे कि ऐसा लगता था कि उनके हृदय में प्रत्यक्ष सरस्वती माँ का वास है। वो जब कबीर के उपदेशों को, सीधे साधे पदों को जब वो गाना प्रारंभ करते थे तो ऐसा लगता था कि सरस्वती माँ प्रत्यक्ष उनके मुख से सुंदर गान के रूप में प्रकट हो रही है। कबीर के सीधे साधे पदों को वो इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से गाया करते कि गांव के आसपास के लोग अनायास ही आकर्षित होकर उनके पास आ जाया करते थे। उनकी गायन शैली इतनी उच्च कोटि की थी कि आसपास के लोग अनायास से उनसे प्रभावित होकर उनके पास आ जाया करते थे और उनके संगीत में लीन हो जाया करते थे और उनके साथ साथ गाया भी करते थे। तो इस प्रकार से बाल गोविंद भगत अलौकिक संगीत के गायक थे और उनके कंठ में प्रत्यक्ष सरस्वती माँ का वास था। कबीर के सीधे साधे पदों को जब वे अपने कंठ में उतारते और अपने मुख से उसे गाते तो ऐसा लगता था कि राग और रागनियों का जो समावेश है अनायास ही उनके कंठ से फूट पड़ता और आसपास के लोग प्रभावित होकर उनके गायन से प्रभावित होकर अनायास ही उनके पास आ जाया करते। तो अब आइए हम लोग बाल गोविंद भगत के संगीत की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। उनकी संगीत की क्या विशेषता थी और वो कब कब गाया करते थे। भादों की रात में उनका जो भक्ति गीत था, कबीर के प्रति जो भक्ति गीत था, कबीर के पदों का जो गायन वो प्रस्तुत करते थे वो बड़ा ही अलौकिक होता था। भादों की रात में लगातार वर्षा हो रही है। लगातार वर्षा होने के बाद जब अचानक से वर्षा थम जाती है तो चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। इस सन्नाटे में मेढ़क की टर टर, बारिश की बूंदों की छम छम चारों ओर सुनाई देती है। तो ऐसे सन्नाटे वातावरण में जब सारी दुनिया सो जाती है तब बाल गोविंद भगत का स्वर अपने आप फूट पड़ता है। कहने का मतलब जब सारी दुनिया सो जाती है तब बाल गोविंद भगत जागते हैं, उनका स्वर जागता है, उनका गायन शैली जागता है। राग रागनियों का जो समावेश है उनके हृदय में वो अचानक से फूट पड़ता है और वो अचानक से गाना शुरू करते हैं अपनी खंजरी हाथ में लेकर। खंजरी एक वाद्य यंत्र होता है जो कि हाथों से
बजाया जाता है, दूसरे हाथ की थपड़ी देकर, हाथ देकर उसे बजाया जाता है। बाल गोविंद भगत अचानक भादों की अंधेरी रात में हाथ में खंजड़ी लिए हुए गाना प्रारंभ करते हैं और उनके गाने के स्वर को सुनकर अचानक ही गांव के सोए हुए लोगों के हृदय में, गांव के सोए हुए जितने भी लोग हैं, सबके हृदय में, सबके दिमाग में अचानक से एक कौंध जाग पड़ती है और वो अपने प्यारी नींद को छोड़कर बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनना प्रारंभ कर देते हैं। गांव का प्रत्येक व्यक्ति उनकी संगीत का दीवाना था। प्रत्येक व्यक्ति को यह इंतजार होता था कि कब बाल गोविंद भगत के स्वर से, बाल गोविंद भगत के मुख से गाने का स्वर फूट पड़े। तो इस प्रकार से भादों की अंधेरी रात में बाल गोविंद भगत के संगीत का अद्भुत स्वर फूट पड़ता था और गांव के लोग हैं जो अनायास ही उनके संगीत को सुनते और उन्हें का आनंद अपने हृदय में महसूस करते। तो इस प्रकार बाल गोविंद भगत का जो भादों की रात का जो संगीत है बड़ा ही अद्भुत है। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार बाल गोविंद भगत के प्रभाती का स्वर फूट पड़ता था। हमारे हिंदू धर्म में यह एक प्रथा है, हमारे हिंदू धर्म की यह एक प्रथा है कि कार्तिक के महीने में, कार्तिक के ठंडे महीने में गंगा स्नान का या नदी स्नान का एक रीति रिवाज है। इसमें क्या होता है कि सूरज के जागने के पहले अर्थात 4 बजे सुबह में ही उठ जाया करते हैं लोग और उसी समय लोग गंगा स्नान को जाते हैं, नदी स्नान को जाते हैं, उसके बाद लगातार पूजा पाठ में लग जाते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया कि बाल गोविंद भगत पक्के धार्मिक व्यक्ति थे, धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे और नेम धर्म, धार्मिक नियम अनुष्ठान ये सब उनके स्वभाव में कूट कर बसा हुआ था। जैसे ही कार्तिक का महीना शुरू होता, बाल गोविंद भगत के प्रभाती स्नान भी शुरू हो जाता। वे सुबह सुबह उठते, उस समय उठते जिस समय की आकाश में चारों ओर तारे टिमटिमाते रहते, अर्थात सूरज के जागने से पहले, अर्थात 4 बजे 3 बजे जब भी उनकी नींद खुलती तब वे उठ जाते और उठने के बाद अपने गांव से 2 मील दूर स्नान करने के लिए पैदल ही निकल जाते। इतनी ठंड में अपने गांव से 2 मील दूर स्नान करने के लिए पैदल नहीं निकल जाते। उनके हाथ में खंजड़ी जरूर होती, नदी के ठंडे पानी में स्नान करने के बाद गांव के बाहर ही एक ऊंचे टीले पर वे बैठ जाते और इतनी सुबह जो इनका संगीत प्रारंभ होता, इतनी सुबह प्रभात में जब उनका प्रभाती स्वर प्रारंभ होता तो ऐसा लगता कि जैसे आसमान से, स्वर्ग से सरस्वती माँ स्वयं राग रागनियों को इस धरती पर भेज रही है और चारों तरफ के जो प्राकृतिक वातावरण में चारों तरफ जो प्राणी है उसका आनंद उठा रहे हैं। स्नान करने के बाद ऊंचे टीले पर बैठकर अपने बदन पर मात्र एक काली कमली रखकर वो गाना प्रारंभ करते और हाथ में खंजड़ी लिए हुए रहते और लगातार खंजड़ी को बजाते और गाते जाते। इस प्रकार से उनमें गाने की अद्भुत क्षमता थी। उस समय लेखक कहते हैं उस समय के बारे में कि लेखक को, रामवृक्ष बेनीपुरी को देर से सोने की आदत थी और सुबह में देर से जागने की आदत थी। जब रामवृक्ष बेनीपुरी बाल गोविंद भगत के प्रभाती के स्वर को सुनते तो उनकी भी इच्छा होती कि मैं भी उनके दर्शन करूं।
उनके स्वर को सुनूं, उनके गायन को सुनूं। एक बार सुबह सुबह राम वृक्ष बेनीपुरी अनायास ही निकल पड़े बाल गोविंद भगत के प्रभाती के स्वर सुनने के लिए। जब वे उनके पास पहुंचे तो उस समय इतनी ठंडी थी, उस समय इतनी सर्दी थी कि लेखक के दांत ठंड के मारे अपने आप कपकपा रहे थे, कटकटा रहे थे, जबकि लेखक ने पूरी तरह से उन्हीं वस्त्रों से अपने आप को लैस कर रखा था। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत अपने बदन पर बस एक काली कमली लिए हुए, हाथ में खंजड़ी लिए हुए इस प्रकार से गाते चले जा रहे हैं, इस प्रकार से गाते चले जा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उनमें एक अद्भुत क्षमता हो, एक अलौकिक क्षमता ने भगवान दिया हो। और उनके गाने का स्वर कभी कभी तो इतना तेज हो जाता, हो जाता कि उनके जो बदन पर कमली रखी हुई थी उत्तेजना के मारे वो कमली भी गिर जाती, फिर भी उन्हें यह एहसास नहीं होता कि मैंने किस प्रकार से इस ठंड में गाना प्रारंभ कर दिया है, उन्हें ठंड भी ना लगती और उनके माथे पर परिश्रम के पसीने आ जाया करते थे। तो इस प्रकार से इस दृश्य को, इस अद्भुत दृश्य को देखकर, इस अलौकिक दृश्य को देखकर राम वृक्ष बेनीपुरी है जो आश्चर्यचकित रह गए कि यह कितनी विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं। ये बाल गोविंद भगत कितनी विलक्षण प्रतिभा के स्वामी हैं और इनमें गाने की कितनी कला है। ऐसा लगता है कि सरस्वती माँ ने स्वयं इनके हृदय में विराजमान कर दिया है। इस प्रकार से हमने बाल गोविंद भगत के कहानी को पढ़ा। अभी इसके और भी पार्ट है जिसे मैंने 10 बिंदुओं के अंतर्गत बांटा है। आज मैंने 5 बिंदुओं को अच्छी तरह से व्याख्या किया। अगले क्लास में मैं इनके 5 और बिंदुओं को व्याख्या करूंगी। संध्या का गायन, इकलौते बेटे की मृत्यु, वैराग्य का प्रत्यक्ष दर्शन, पुनर्विवाह का आदेश, भगत जी की मृत्यु। तो इस प्रकार से अगले वीडियो में मैं इन सब बिंदुओं के बारे में बताऊंगी और बाल गोविंद भगत के आगे की कहानी को आप लोगों के सामने रखूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।